साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी कि अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर भारत को जीत तो लिया था, लेकिन भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लेना शुरू किया। उनके द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। शिक्षा आमतौर पे तो ज्ञान पर केंद्रित होती है और उसमें भी नैतिक शिक्षा जो है एक बेहतर इंसान बनाने का काम करती है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नैतिक शिक्षा तो कुछ और ही काम कर रही थी। अंग्रेजी शिक्षा का छिपा हुआ एजेंडा था भारत के लोगों के दिमाग और व्यवहार को कंट्रोल करना और उसे अंग्रेजी सरकार के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अंग्रेजी नैतिक शिक्षा का अर्थ था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनुशासन में रहना और बिना कोई प्रश्न किए उसका पालन करना। अंग्रेजों के विद्यालय में शुरू किया गया अंग्रेजी अनुशासन उस अनुशासन का परोक्ष रूप था जिसका पालन आमतौर पर ईसाई धर्म को मानने वाले करते थे। अर्थात देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा खोले गए विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे इनडायरेक्टली ईसाई धर्म के अनुशासन का पालन कर रहे थे। यह एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म के प्रभाव को बढ़ाना था। एक महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी सर एल्फिंस्टन थे। उन्होंने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के मूल निवासी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नैतिक शिक्षा को अपनाते हुए अंततः ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। उन्हें इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए अनुशासन और ईसाई धर्म के बीच के संबंध के बारे में भारतीयों को पता ही नहीं है। और जब भारतीय बच्चे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए अनुशासन का पालन करते हैं तो वो अंततः ईसाई धर्म के अनुशासन का पालन कर रहे होते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग को गुलाम बनाए रखने के लिए एक नई सांस्कृतिक पहचान की शुरुआत की। वो पहचान जो व्यक्ति के गुणों और काबिलियत को कोई महत्व नहीं देती है, उसे दरकिनार कर देती है और एक व्यक्ति के अस्तित्व को केवल कुछ कागजों का मोहताज बनाकर रख देती है। यह नई पहचान थी। पहला, परीक्षा के अंक पत्र। जी हां, परीक्षा के अंक पत्र। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। इसके आने के बाद से ही यह लोगों की पहचान का हिस्सा बन गया। यह अंक पत्र यह बताने लगा कि विद्यार्थी सफल है या असफल। दूसरा, सर्टिफिकेट्स और कॉलेज की डिग्रियां। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे समाज में व्यक्ति अपने हुनर और काबिलियत से कामकाजी या नकारा माना जाता, लेकिन कॉलेज की डिग्रियों ने यह बताना शुरू कर दिया कि कौन काम के लायक है और कौन बेकार। मेडल्स यह बताने लगे कि कौन कितने लोगों से आगे है, भले ही उस व्यक्ति ने असल जिंदगी में कुछ भी हासिल ना किया हो। इन सभी चीजों को लोग बड़े सहेज कर रखने लगे और बड़े गर्व से दूसरों को दिखाते थे और इसके बारे में बताते थे कि मैंने ये डिग्री हासिल की, मैंने इतने अंक पाए, मैंने ये मेडल हासिल किया। परीक्षा के परिणाम को अखबार में प्रिंट किया जाता था। इसमें यह बताया जाता था कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है, कौन थर्ड डिवीजन है और कौन फेल हो गया है। ऐसा आज भी होता है। हां, अखबार की जगह इंटरनेट ने ले लिया है। जो इन परीक्षाओं को पास कर लेता उसको तो बड़े सम्मान से देखा जाता, लेकिन जो इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाता उसका बड़ा अपमान होता था समाज में। लेकिन इन सबके साथ किसी ने यह देखने की और समझने की कोशिश नहीं की कि असल जिंदगी में बिना कुछ किए हुए
कैसे समाज ने यह तय कर लिया कि कौन सबसे ज्यादा काबिल है, कौन काम चलाऊ है और कौन पूरी तरह असफल है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की अच्छाई, उसके गुण जो परीक्षा का हिस्सा नहीं थे, उनका समाज में उसकी कद्र खत्म होने लगी और केवल नंबरों का ही महत्व समझा जाने लगा। हम आज भी ऐसा ही देखते हैं कि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी कितना भी ज्यादा नम्र, सच्चा, ईमानदार और अन्य गुणों से भरपूर हो, लेकिन अगर परीक्षा में उसके अंक नहीं आ रहे हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं है। धीरे धीरे इन नंबरों की मानसिकता ने इतना विकराल रूप ले लिया कि शिक्षा का उद्देश्य खुद को बेहतर करना, समाज और देश को बेहतर करना, खोज करना, जिज्ञासा शांत करना, ज्ञान हासिल करना नहीं रहा, बल्कि केवल नंबर और डिग्री पाना भर रह गया। बच्चे केवल परीक्षा पास करने और ढेर सारे नंबर लाने के लिए पढ़ने लगे और मानव समाज की हजारों साल की मेहनत से इकट्ठा किया हुआ ढेर सारा ज्ञान केवल और केवल कुछ नंबरों का मोहताज बनकर रह गया। भारतीयों के दिमाग को गुलाम बनाए रखने में पाठ्यपुस्तकों का भी खूब उपयोग किया गया। पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के आधार पर दुनिया में मुख्यतः दो तरह के एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला सिस्टम, इसमें शिक्षक स्वतंत्र होता है कि वो अपने बच्चों को कोई पाठ कैसे सिखाना चाहता है। शिक्षक यह तय करने के लिए स्वतंत्र होता है कि एक खास उम्र में बच्चों को जिन दक्षताओं को सीखना है, पाठ्यक्रम उसके अनुरूप है या नहीं है। वो पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकता है। सिखाने के तरीके, सिखाने की गति, सिखाने का क्रम और किन संसाधनों के माध्यम से सिखाना है, वो इन बातों को तय कर सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों की दक्षताओं के आकलन के तरीकों को भी शिक्षक स्वयं ही तय करता है। इसके लिए कोई अलग से राज्य आधारित परीक्षा नहीं होती है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में कोई एक निर्धारित पाठ्यपुस्तक भी नहीं होती है, बल्कि किसी विषय या टॉपिक को पढ़ाने के लिए ढेर सारे रेफरेंस मटेरियल या संदर्भ सामग्री, जिसमें ढेर सारी पुस्तकें हो सकती हैं, आर्टिकल हो सकता है, आदि का उपयोग किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए शिक्षक बहुत ही उच्च गुणवत्तापूर्ण तरीके से एक लंबे अंतराल में प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षक के पास राज्य से प्राप्त केवल एक मार्गदर्शिका कह ले, गाइडलाइन कह ले या फ्रेमवर्क कह ले, सिर्फ यही शिक्षक के पास होता है, जिसके अनुरूप वो अपने पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण, सिखाने के तरीके आदि, क्रम आदि का निर्धारण करता है। दूसरा सिस्टम, इसमें शिक्षक को सब कुछ राज्य से मिलता है और वो किसी भी बात के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। बच्चों की दक्षता, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सीखने का क्रम, गति, किन संसाधनों के जरिए सिखाना है और पढ़ाने का तरीका आदि सब कुछ पहले से राज्य द्वारा निर्धारित होता है। यहां तक कि आकलन के तरीके भी राज्य ही निर्धारित करता है। इसमें हर विषय के लिए एक पाठ्यपुस्तक निर्धारित होती है। इस सिस्टम में शिक्षक से अपेक्षा होती है कि वो बच्चों को पाठ्यपुस्तक में बताई गई बातों को पहले से तय तरीके से बच्चों को समझा भर दे। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो पाठ के अंत में दिए गए सवालों को बच्चों को लिखवा दे और उन्हें उन सवालों के जवाब याद करने के लिए प्रोत्साहित करे। और बच्चों से अपेक्षा यह होती है कि वो परीक्षा में उन सवालों के जवाब को वैसा ही लिख दें जैसा शिक्षक ने उन्हें लिखवाया है। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था दूसरे सिस्टम से काफी मेल खाती है और रोचक बात यह है कि यह सिस्टम भी अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि जब हम सब अपने बालपन में विद्यालय में थे तो हमारे
यहां पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या था? क्या वो दूसरे सिस्टम से मेल खाता था? पाठ्यपुस्तक और परीक्षा, ये शिक्षा में अंग्रेजों के दो सबसे खतरनाक और कारगर हथियार थे। आइए समझते हैं कैसे। अंग्रेजों ने पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा पद्धति का खूब विकास और विस्तार किया, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। साथ ही हमें यह समझना होगा कि शिक्षकों के कार्य करने का तरीका क्या था। इसके अतिरिक्त हमें यह भी जानना होगा कि अंग्रेजों के सरकारी तंत्र में शिक्षक कौन से स्तर पर थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं। इन बातों को समझे बिना पाठ्यपुस्तक और परीक्षा के प्रयोग को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी हम यह जान पाएंगे कि अंग्रेजों के ये दोनों हथियार इतना कारगर और खतरनाक क्यों थे। हम यह जान चुके हैं कि 1813 में अंग्रेजों ने नई शिक्षा व्यवस्था की नींव रखनी शुरू की। 1854 में इस व्यवस्था को एक ठोस रूप मिला सर चार्ल्स वुड के द्वारा भेजे गए एक डिस्पैच से, जो कि एक दस्तावेज था जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। सर चार्ल्स वुड उस समय प्रेसिडेंट थे उस बोर्ड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भारत में कंट्रोल करता था। क्या था इस दस्तावेज में? इस दस्तावेज में भारत में शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कही गई थी। आइए जानते हैं। तो पहली बात, शिक्षा व्यवस्था पहली से शुरू होकर आखिरी कक्षा तक पूरी तरह नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में रहेगी, जिसमें पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, कक्षा में पढ़ाने का तरीका और शिक्षक प्रशिक्षण पर कंट्रोल शामिल था। दूसरी बात, यह नया शिक्षा तंत्र भारतीय बच्चों को यूरोपियन मानसिकता में ढालने का कार्य करेगा। साथ ही भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के निचले और मध्य स्तरों पर कार्य करने के लिए आवश्यक कौशलों से परिपूर्ण करेगा। तीसरी बात, बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाएगी और कक्षा में निर्देश की भाषा यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अंग्रेजी ही होगा। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों को अंग्रेजी मानसिकता में ढालने के लिए किया जाएगा। चौथी बात, भारतीय मूल के विद्यालय और मदरसे अगर सरकारी अनुदान और सहयोग चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ही अपने विद्यालयों में पढ़ाना होगा। पांचवी बात, पढ़ाई में पास और फेल करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि किस छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी और किसे नहीं। ये 5 बातें उस सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच में थी और इस तरह शुरुआत हुई भारत को अंग्रेजियत में ढालने की और भारतीयता को खत्म करने की। तो अभी तक के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी नई शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में कही गई बातों ने किस तरह से भारतीयता पर एक गहरा प्रहार किया, यह किस तरह का एक षड्यंत्र था। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि उस समय सरकारी शिक्षकों के कार्य करने की परिस्थितियां क्या थी, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा था, उनकी क्या मजबूरियां थी, किस तरह वो क्या क्या काम करते थे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि परीक्षा ने किस तरह से मानसिक रूप से लोगों को कंट्रोल करने का
एक माध्यम बना, परीक्षा एक माध्यम बना लोगों को मानसिक रूप से कंट्रोल करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो और यह चर्चा अच्छी लग रही होगी और पसंद आ रही होगी। अगर आपको यह समझने में मदद मिल रही है कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप जैसा है वैसा क्यों है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि इन वीडियोस पर कमेंट और फीडबैक जरूर दें। आपके कमेंट और फीडबैक मुझे मेरे कंटेंट को, प्रस्तुतिकरण को और अन्य बहुत सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में शामिल करता हूं, उन्हें ठीक करने में मदद करेगी। साथ ही आप यह भी बताएं कि आप शिक्षा से संबंधित किन विषयों पर और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। चलिए, तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा।